जी देखें, ये एक न्यू फोल्डर बना लिया मैंने। इसके अंदर जो है वो मैं अपने इसको बना लेता हूँ, क्रिएट नेक्स्ट एप्लेटस करके। नेक्स्ट जेएस में यहाँ पर ये ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं npx क्रिएट नेक्स्ट एप्लेटस। तो ये नेक्स्ट जेएस 15 को जो है वो इंस्टॉल करेगा। सवालात पूछेगा मुझसे कुछ। टाइप स्क्रिप्ट, ESLN, टेलवेंट, CSS, SRC, डायरेक्टरी, ऐप राउटर, टर्बो पैक, इम्पोर्ट। ठीक है। ठीक है सर। सर आप ये साथ में जरूर बताइएगा, मेंशन करिएगा आपके, क्योंकि लास्ट में वो आप जो बनवा रहे थे ना। अच्छा देखें, तो यहाँ पर इससे कंटिन्यू करते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है। और इंस्टॉलेशन के बाद जो है ना, अब एक बिल्कुल फ्रेश हमें एक नेक्स्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर मिल गया। इसमें इसके फोल्डर में जाता हूँ मैं सबसे पहले। तो इसका जो फोल्डर है वो है ये, पोर्टफोलियो के नाम से ये वाला। इसके पब्लिक के अंदर मुझे कुछ चीज़ें मिलती हैं। पहले तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और इमेजेस जो है वो मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। फिलहाल मैं अपने पास ये तमाम इमेजेस जो हैं इसको मैं कॉपी करके और उसके अंदर रख लेता हूँ। पब्लिक के फोल्डर के अंदर मैं इसे डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको बंद करते हैं और अपने इसमें आ जाते हैं। पब्लिक के फोल्डर में अब मुझे तमाम इमेजेस मिलेंगी। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SRC के अंदर, ऐप के अंदर जो पेज डॉट TSX है उसके डिफ को रिमूव करना है जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। तो इम्पोर्ट इमेज इससे भी रिमूव कर दिया। अब जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, आपको यहाँ पर होम पेज के ऊपर सबसे पहले अपने डिफ को रिमूव करना है। वो हमने कर लिया। ग्लोबल डॉट CSS में ये तमाम चीज़ें जो CSS की इसने दी हुई हैं उसको भी रिमूव कर लें। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, फिग्मा की फाइल में, तो ये मेरी फिग्मा की फाइल है। और इस फिग्मा के ऊपर वाला एक सेक्शन है, उसके बाद जो है नीचे वाला एक सेक्शन है, फिर अलग अलग सेक्शंस हैं। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है, अगर मैं उसे ध्यान से देखूं तो उसमें क्या है, उसका एक साइज है जैसे कि 1366। तो मैं 1366 को फॉलो नहीं करूंगा, मैं 100% को फॉलो करूंगा। इसकी हाइट जो है वो यही होगी। हाइट क्या है, 84 पिक्सल है। तो इसकी हाइट यही होगी। तो आप अगर इससे ध्यान से देखें ना, तो ये एक पूरा एक बॉक्स है। ठीक है, जो कि अब एक कंप्लीट विड्थ रखता है अपनी। उसके बाद जो है, यहाँ पर अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो आपको नजर आएगा इसके अंदर भी एक छोटा बॉक्स है, जिसके अंदर आपका लोगो और आपकी नेविगेशन लिंक है। बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स है। तो जो बड़ा वाला बॉक्स है वो असल में हमारा हेडर है। ठीक है। तो इसे हम किस तरह करेंगे, इसे हम इस तरह बनाएंगे कि अपने पेज डॉट, ये जो हमारा पेज डॉट TSX है ऐप के अंदर, यहाँ पर हम चलाते हैं एक हेडर। ठीक है। अब ये जो हेडर है ना, ये हमारा कंपोनेंट है अपना बनाया हुआ। तो इस हेडर के नाम को डबल क्लिक करें। अब SRC के अंदर एक फोल्डर बनाएं कंपोनेंट्स के नाम से। और इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएं हेडर के नाम से। और इस हेडर के अंदर एक फाइल बनाएं हेडर डॉट TSX के नाम से। और एक और हेडर के फोल्डर में फाइल बनाएं हेडर डॉट मॉड्यूल्स, मॉड्यूल है, एस मत लगाइएगा, मॉड्यूल डॉट CSS के नाम से। ठीक है। अब ये सारे काम आपने कर लिए। ग्लोबल डॉट CSS बिल्कुल खाली है। ठीक है। पेज डॉट TSX जो है, यहाँ पर जो हेडर का एरर आ रहा है इसे इंपोर्ट कर सकते हैं अब ये एरर भी चला जाएगा। अच्छा, वो हमने बनाया नहीं है ना, अभी इंपोर्ट नहीं होगा। चलें, हेडर के कंपोनेंट में RFCE करें तो हेडर जो है वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा शायद ये टाइम ले रहा है लोड होने में, जब तक होता रहेगा हम अपना काम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या करना है। तो हेडर हेडर के डायमेंशंस देखते हैं। बाहर वाला जो बॉक्स है वो हेडर है, उसके अंदर नैव बना देंगे हम। तो ये अभी इसकी बात करते हैं, 1366 और 84। तो ये जो हमारे पास हेडर है, CSS है इसकी, इसमें एक हेडर की क्लास बना लेते हैं। और इस क्लास की एक विड्थ देते हैं 100%। और इसकी एक हाइट देते हैं 84 पिक्सल। तो ये जो 84 पिक्सल है इसे आप रैम में कन्वर्ट कर लें।
ठीक है, अब ये जो हेडर की क्लास है, ये हेडर की क्लास हमें देना है अपने यहाँ पर इसको। तो देखिए मैं किस तरह दूंगा। सबसे पहले तो ये जो हेडर लिखा है इससे हटा दें। ये जो दोनों डिव्स लिखे हैं इन दोनों को हटा दें। इससे फ्रैगमेंट बना दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप ले लें एक हेडर का टैग, जो कि HTML का हेडर का टैग होता है, वो ले लें। अब इस हेडर के टैग को आप दें एक क्लास नेम। अब ये जो क्लास नेम है इसके अंदर आपको अपनी CSS को कनेक्ट करवाना है। तो कैसे करेंगे? इंपोर्ट, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम हेडर के मॉड्यूल डॉट सी एस एस से। ठीक है, अब ये जो स्टाइल्स है इसके आप हेडर के साथ लगा दें। स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट हेडर, हो गया कनेक्ट। ठीक है, यहाँ तक जो है वो क्लियर है। अब जो है इसकी विड्थ भी सेट हो गई, हाइट भी सेट हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अब हमें इसके बैकग्राउंड को देखना है, बैकग्राउंड कलर को। तो इसको, इसका जो फ्रेम है उसको तो ज़ाहिर है मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर फिल के अंदर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मिल जाएगा। मैं डबल क्लिक करता हूँ दोबारा। ये देखें, फिल के अंदर मुझे ये कलर मिलता है। ये क्या है? ये बैकग्राउंड कलर है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और हम बैकग्राउंड कलर हेडर को डायरेक्ट नहीं देंगे। इस दफ़ा हम CSS के वेरिएबल्स बनाकर काम करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल डॉट सी एस एस में आ जाएं। और यहाँ पर आप एक रूट बना लें। अब इस रूट के अंदर जो है आप एक वेरिएबल बना लें, इसका नाम रख देंगे हम बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड को हम कलर दे देंगे, इसके एंड में आप लगा दें सेमी कॉलन। और बैकग्राउंड को नाम दे दें बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, ये मेरा एक CSS का वेरिएबल बन गया है। ठीक है, अब इस CSS के वेरिएबल को मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर अपने बैकग्राउंड कलर। और कैसे करूँगा? वार लिखूंगा। वार एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे CSS के वेरिएबल्स यूज़ करने देगा। तो अपने ग्लोबल डॉट सी एस एस से इसका जो नाम है वो कॉपी कर लें। और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दें। तो अब ये बैकग्राउंड कलर जो है वो आपके आपकी वेबसाइट में अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ना, यहाँ पर आपको रन करना है अपनी इसको, फाइल को। तो npm run dev जो है, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसे। ये कह रहा है क्लास कंस्ट्रक्टर हेडर कैन नॉट इन्वोक्ड विद न्यू। लगता है कुछ गलत लिख दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हेडर इंपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हेडर को इंपोर्ट करना है। इस हेडर के ऊपर आ जाएं और यहाँ से इसे हेडर्स लिखा है मैंने यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, अब कोई एरर नहीं है। अब अपने पेज पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि हेडर डॉट TSX कैन नॉट रिजॉल्व हेडर मॉड्यूल डॉट CSS इम्पोर्ट रिएक्ट स्टाइल। कुछ एरर्स आ रहे हैं, इसे देखते हैं। SRC के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, हेडर के फोल्डर के अंदर हेडर को इसने कनेक्ट करवाया है। ठीक है, यहाँ पर हेडर में जब आप आते हैं तो ये कहता है करंट डायरेक्टरी के हेडर मॉड्यूल डॉट CSS को कनेक्ट कराओ। नाम भी सही है।
यहाँ पर भी सारी चीज़ें सही हैं। एरर नहीं आना चाहिए, एरर आने की क्या वजह देखते हैं, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। मॉड्यूल को ये कनेक्ट नहीं करा पा रहे, कैन नॉट रिजॉल्व हेडर मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे हम कराते हैं कनेक्ट। डॉट स्लैश एस आर सी से चले जाते हैं। एस आर सी के फोल्डर से कंपोनेंट के अंदर, हेडर की फाइल के अंदर, हेडर की फाइल के अंदर जो है वो एक ही फाइल आ रही है। अच्छा, मॉड्यूल में मैंने एल नहीं लगाया है। मॉड्यूल के नाम में जो है ना वो स्पेलिंग मिस्टेक है। मॉड्यूल डॉट सी एस एस। देखें, अब इसने कनेक्ट करा लिया, अब देखते हैं। ठीक है, आ गया। तो ये हेडर आपका बन गया। अब हेडर के बाद देखते हैं इसके अंदर जो है, मैं आपको ना एक बहुत सही चीज़ बताता हूँ। देखें, आप अभी हेडर के अंदर है ना। हेडर आपको, अब मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, कॉर्नर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हेडर है। अब जैसे ही आप हेडर के अंदर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर वो पैडिंग्स दिखा देता है इसकी, कि ना इसके अंदर यहाँ पर कितनी पैडिंग लगी है, नीचे कितनी पैडिंग है, ऊपर की ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये इसकी पैडिंग है। इसका एक अच्छा तरीका और भी है। इसका एक अच्छा तरीका ये है कि अगर आप नैव को डबल क्लिक करते करते नैव वाले डिव में पहुंच जाएं, जैसे कि ये छोटा डिव जो है, फ्रेम बोल रहे हैं, डिव बोल रहे हैं, ये नैव वाले हैं। आप अगर इस पर पहुंच गए और अपने ऑल्ट का बटन दबा कर रखें, आप अपना जो ऑल्ट का बटन है ना वो अगर आप दबा कर रखें और बाहर लेकर आ जाएं, माउस को हेडर पर लेकर आ जाएं। दोबारा सुने, नैव के वाले फ्रेम को पकड़ा आपने, ऑल्ट के बटन को दबा कर रखा और माउस बाहर लेकर आ गए हेडर पे। तो ये आपको बताता है कि यहाँ से 43 है, नीचे से 24 है, ऊपर से कितना है। ये सारे साइजेस बता देते हैं, हमें ये साइजेस ही चाहिए। ऊपर नीचे 24 और लेफ्ट राइट 43। तो हेडर में आए और यहाँ पर पैडिंग दे दें। ऊपर नीचे है 24 पिक्सल और लेफ्ट राइट है 43 पिक्सल। इन दोनों को रैम में कन्वर्ट कर लें, ऑल्ट जी, ऑल्ट जी। ठीक है। अब जो है वो हमने पैडिंग लगा दी इसमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें नैव बनाना है इसके अंदर। तो हेडर को ओपन करें, एक नैव बनाएं और क्लास नेम दे दें। क्लास नेम कैसे देंगे, स्टाइल्स डॉट नैव। अब इस नैव को टारगेट करते हैं यहाँ पर। और नैव को मैं सिंपली कहूँगा कि अपनी विड्थ को वो 100% रखे। वो पैडिंग का ख्याल रख के 100% पूरे पर फैल जाएगा। और हाइट के साथ भी मैं यही कहूँगा कि वो 100% रखे। और बैकग्राउंड कलर इसका क्या देंगे, ट्रांसपेरेंट देंगे। अभी फिलहाल अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ, जैसे कोई एक्वा कलर दे देते हैं, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि ये बिल्कुल सेंटर में बना होगा। ये देखें, बिल्कुल सेंटर में बना है। और कुछ हमारी फाइल भी ऐसी ही है ना, देखें। और ये भी ऐसे ही बना है। तो इसके बैकग्राउंड को अभी मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। फिलहाल अभी काम करते हैं इस पर। तो यहाँ पर हम फिग्मा की फाइल पर आ गए। एक सेकंड रुके। जी, तो इसके अंदर क्या है देखें, यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर नाम लिखा है। ये नाम H1 में लिख सकते हैं सिंपली। तो इससे डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पर इसको एक्टिव कर लिया। अब जो भी इसके अंदर लिखा है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद अपने हेडर वाले कंपोनेंट में आके नैव को ओपन करें और यहाँ पर एक H1 बना दें। H1 बनाकर इसके अंदर ये लिख दें। ठीक है, आपने लिख दिया इसके अंदर ये। अब जाहिर है इसका जो फॉन्ट है वो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा स्टाइलिश है। तो हमें टाइपोग्राफी में देखना होगा कि इसके फॉन्ट
की फैमिली क्या है, देखें। इसकी फॉन्ट की फैमिली है, कीवीट है इसकी। ये जो है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और एक फॉन्ट बना लेते हैं। फॉन्ट कैसे बनाएंगे? SRC के अंदर आकर एक बनाते हैं फाइल, और वो फाइल किस नाम से होगी? font.ts के नाम से। SRC के अंदर है ये फाइल, font.ts। इस font.ts के अंदर आकर या तो चैट जीपीटी से बोलें। अब हम फॉन्ट को बना लेते हैं, तो फॉन्ट वहां से हमें मिला है। इसे डबल क्लिक करते हैं। बहुत सारा डबल क्लिक करने के बाद जो है ना, जब ये इसके टेक्स्ट को यहाँ से पकड़ लेगा, तो टाइपोग्राफी के अंदर इस नाम को आप यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, अब आप आ जाएं यहाँ पर अपने font.ts में। अगर आपके पास कोडियम नहीं है तो होना चाहिए, लेकिन कोडियम नहीं है तो चैट जीपीटी से करवा लें। मैं अभी फिलहाल कोडियम से कह देता हूँ, Ctrl+I प्रेस करके इसमें मैं कह देता हूँ मेक या राइट फॉन्ट वेरिएबल फ्रॉम नेक्स्ट फॉन्ट। देखें, इसने बनाकर दे दिया ना। इसे Alt+A दबाकर एक्सेप्ट कर लूंगा तो ये इसने मुझे बनाकर दिया है लोकल फॉन्ट से। चलें ठीक है, जहाँ से भी दिया है हमें मिल तो गया ना। कीवर्ड फॉन्ट के नाम को यहाँ से इससे पहले तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद जो है वो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं आ जाता हूँ अपने हेडर में। अब हेडर में एक चीज़ हमें नोट करनी है। फिग्मा की फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पर ये जो फॉन्ट है और जो यहाँ पर नेविगेशन के फॉन्ट है, ये दोनों मुझे सिमिलर कहीं से भी नहीं लग रहे, है ना? तो इसकी टाइपोग्राफी क्या है? एंटर है, ठीक है। तो हमें सिर्फ अपने H1 को ही ये देना है, तो क्लास नेम यहाँ से दे दें H1 को सिर्फ। और इसमें आप यहाँ पर दे दें क्रिएट फॉन्ट के बाद आप यहाँ पर एक क्लास नेम देकर इसको इंपोर्ट कर लें, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ H1 के ऊपर मैंने ये लिखा है। और ये H1 किसके अंदर है? डॉट नेव के अंदर है ना। तो डॉट CSS की फाइल में आ जाएं, यहाँ पर डॉट नेव के H1 को टारगेट करें। ठीक है, अब हमें बाकी की जो उसकी प्रॉपर्टीज है ना, वो फिग्मा की फाइल से देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर देखें, जब मैं इससे डबल क्लिक करता हूँ तो ये टाइपोग्राफी में बताता है कि ये बोल्ड है। बोल्ड के मतलब क्या है? फॉन्ट वेट 800, और ये जो फॉन्ट का साइज है वो 30 है। फिर इसमें लाइन की हाइट है 45, लाइन की हाइट है। तो ये तीन चीज़ें हम लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉन्ट साइज 30, फॉन्ट का जो साइज है वो 30 पिक्सल है। उसके बाद जो है फॉन्ट वेट बोल्ड है, फॉन्ट वेट बोल्ड है। और इसके बाद जो है लाइन की हाइट 45 है, तो लाइन की हाइट भी आप 45 रख दें यहाँ पर। लाइन हाइट 45 पिक्सल। और अब कलर की बारी। तो ये जो कलर है फिल के अंदर है, इस कलर को कॉपी कर लें और आप आ जाएं global.css की फाइल में। global.css की फाइल में कलर का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसका नाम हम दे देते हैं लोगो कलर। ठीक है, और लोगो कलर जो है वो एक हेक्स कोड है, और सेमीकोलन लाजमी लगाइएगा इसके एंड में। ये एक हेक्स कोड है, ठीक है। लोगो कलर के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया। इसको कॉपी कर लेते हैं इसके नाम को, और अपने module.css में आ जाते हैं। यहाँ पर इसे कलर दे देते हैं, कलर वार, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं लोगो कलर। तो ये तमाम चीज़ें मैंने लिख ली हैं। अब देखते हैं जाकर के हमने बनाया क्या है। ठीक है, हो सकता है ये इसको नहीं पहचान रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो एरर है ये अभी हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये लोकल फॉन्ट से इंपोर्ट किया है ना इसने। इसको हम करवाते हैं गूगल से इंपोर्ट। इससे डिलीट करें, कोडियम के पास दोबारा चलता हूँ मैं और इससे कहता हूँ इंपोर्ट
फॉन्ट वेरिएबल फ्रॉम नेक्स्ट गूगल फॉन्ट। इसे एक्सेप्ट करते हैं। और ये जो इसने दिया है किविट फॉन्ट के नाम से, इसके इस वाले को कॉपी कर लेते हैं। और हम चलते हैं यहाँ पर अपनी हेडर में, हेडर में नहीं सॉरी, हेडर के कंपोनेंट में, और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दिया मैंने। वैसे वही नाम था, नाम चेंज नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि ये एरर रिजॉल्व हुआ कि नहीं। देखें एरर रिजॉल्व हो गया ना, गूगल के फॉन्ट से उठाया तो एरर रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब जो है ये जो नाम है इसमें, ये नाम जो है वो नैव के बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो नैव के सेंटर में किस तरह आएगा? नैव के पास चलें, ये है नैव की CSS। इसमें यहाँ पर आकर आप यहाँ पर लिखें डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर आप यहाँ पर लिखें अलाइन आइटम सेंटर। अब ये दो चीज़ें आपने लिखी हैं, तो उससे आपका जो नाम है वो बिल्कुल देखें सेंटर में आ गया। पहले थोड़ा नीचे आ रहा था, अब बिल्कुल सेंटर में आ गया। अच्छा, अब देखें ये दोनों एक जैसे ही हो गए। ठीक है, अब हमारी बारी है अपने इसको बनाने की, लिंक्स को बनाने की। तो लिंक्स को किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले तो आप ये देखें कि चलें, अब जो है आप ये देखेंगे कि नैव के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये लोगो, मतलब आपका जो नाम लिखा हुआ है वो, और दूसरा ये ULLIS के लिंक्स बने हुए हैं इसके अंदर। तो ये वाला जो बॉक्स अभी हाईलाइट हुआ हुआ है ना, ये बॉक्स जो है वो UL का बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स की थोड़ी सी ना हम स्टडी करते हैं। तो देखें, क्या मैं UL का बॉक्स बनाऊं और उसके साइज को मैं रखूं 577 जो आ रहा है, 36 जो यहाँ पर लिखा आ रहा है? क्या मैं इस तरीके से बनाऊं? मैं इस तरीके से नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक UL तो बनाता हूँ सबसे पहले, लेकिन आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से बनाता हूँ। ये नैव वाला आपका वो है ना डिव, ये नैव है। इसके अंदर एक H1 आपने बनाया है, इस H1 के नीचे आप आकर एक UL बना लें। अब जो ये UL है इसको डायरेक्टली आप टारगेट कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर आकर आप लिखें नैव के अंदर का जो UL है, नैव के अंदर के UL को आपको सबसे पहले कहना है कि भाई डिस्प्ले को फ्लेक्स कर ले। वो कर लेगा डिस्प्ले को फ्लेक्स। उसके बाद आपको ये कहना है कि डिस्प्ले को तो वो फ्लेक्स कर लेगा। अलाइन आइटम सेंटर आप इसको करें, अलाइन आइटम सेंटर। और आप इससे करें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि वो बिल्कुल जो भी आप लिखें वो बिल्कुल सेंटर में आए, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। उसके बाद आप इसके अंदर आ गए तो जैसे ही आप माउस लेकर आते हैं ना, तो आपको यहाँ पर गैप नजर आता है इन सब के बीच में, 30-30 का गैप है ये। तो 30 का गैप हम दे देते हैं यहाँ पर, गैप 30 पिक्सल। तो ये गैप आपने दे दिया 30 पिक्सल। अब ये जो UL है, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देकर दिखाऊं ना, ये तब भी आपको नजर नहीं आएगा। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर, क्योंकि इसको कोई हाइट और विड्थ नहीं दी है ना हमने, मैं इसको देता हूँ ब्लू कलर देता हूँ। और अपनी फाइल में आते हैं। देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया 2 दफ़ा, आपको कोई UL नजर नहीं आ रहा ब्लू कलर से। क्यों? क्योंकि हाइट और विड्थ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने UL बना लिया, हमें तो पता है ना बना लिया। अब एलाइस की बारी। तो LI देखें किस तरीके से बनाएंगे। आप होम को डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करें, तो जब ये इसका कंटेंट आपके पास आ जाए, एक्टिव हो जाए, तो आप इसकी टाइपोग्राफी में चलें। टाइपोग्राफी ये कहता है कि ये 13.36 इसकी हाइट है, मतलब फॉन्ट साइज है। और रेगुलर है, मतलब ये बोल्ड नहीं है, ये रेगुलर है बिल्कुल। फॉन्ट वेट मतलब 500। तो 13.366 जो ये है इसको आप कॉपी कर लें और आप आ जाएं UL के अंदर। UL को ओपन किया हमने। अब UL के अंदर मैं क्या बनाऊंगा? UL के अंदर मैं एक लिंक बनाऊंगा, LIN के लिंक। कौन सा? नेक्स्ट जेएस वाला लिंक। लिंक क्या लेता है? लिंक तो href लेता है। और अभी फिलहाल आप इससे क्या कर दें, कह दें कि कहीं भी नहीं जाना है मुझे। ठीक है, अब ये जो लिंक है इसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप इंपोर्ट कर लें लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। अब इसके अंदर आपको बनानी है LI लिंक नहीं,
चले अंदर नहीं बनाते, यहाँ पर हम होम लिख देते हैं। और इस लिंक, नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं कि एल आई के अंदर एंकर बनाते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो एल आई के अंदर हम इस दफ़ा क्या बनाएंगे, लिंक बना लेंगे। ये लिंक एंकर ही तो है, नेक्स्ट जेस का एंकर है ये। चलें, ये मैंने बना लिया। अब ये बना लिया तो कितने लिंक्स हैं वहाँ पर, 2 3 4 5 6। तो इसे 6 दफ़ा आप कॉपी कर लें। अबाउट, कॉपी किया, यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। पोर्टफोलियो, सर्विसेज, टेस्टिमोनल्स, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये एलाइज मैंने बना लिया। अब जो है मैं एफ को, के उसके नेफ के अंदर जो यू एल के अंदर जो एल आई है, उस एल आई की चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मैंने क्या, यहाँ से टाइपोग्राफी से उसकी कौन सी वैल्यू ली थी, होम में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर 13.36 इसके फॉन्ट का साइज़ है। तो फॉन्ट के साइज़ को आप यहाँ पर दे दें 13.36 पिक्सल। उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पर लाइन की हाइट और लेटर स्पेसिंग, ये दोनों आपको देने हैं। तो लाइन की हाइट जो है वो 27 है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। लाइन हाइट 27 पिक्सल। और जो लेटर स्पेसिंग है ये कितना है देख लेते हैं, 0.9। 0.9 पिक्सल। ठीक है, तो तमाम चीज़ें मैं दे चुका हूँ। अब फॉन्ट की बारी। तो यहाँ पर कौन सा फॉन्ट आपको नज़र आ रहा है, इंटर फॉन्ट नज़र आ रहा है। तो ये इंटर फॉन्ट है, इसका नाम आप कॉपी कर लें यहाँ से। और आप आ जाएं अपने फॉन्ट डॉट टी एस की फाइल में। जब आप फॉन्ट डॉट टी एस की फाइल में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप फिर कोडियम से कह सकते हैं। कैसे आप कहेंगे कोडियम से, कि यहाँ पर आप इसको पहले कॉपी कर लें। रेफरेंस के लिए ये मैं इसको दे दूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल आई, यहाँ पर मैं कहता हूँ राइट अ इंटर फॉन्ट वेरिएबल लाइक दिस। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑल्टर ए को फिक्स में गए और इससे हमने इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो एंटर फॉन्ट आया है, इस एंटर फॉन्ट को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। और अपने इस हेडर के अंदर, अब देखिए सबके ऊपर एंटर फॉन्ट है ना, तो हर एल आई के ऊपर जाकर मैं लगाऊं, उससे बेहतर नहीं है कि मैं इसके पेरेंट में लगा दूं, मतलब यहाँ पर लगा दूं मैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ क्लास नेम। और यहाँ पर आप लगा दें एंटर फॉन्ट डॉट क्लास नेम। अब इसे इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पर ऊपर वो इंपोर्ट भी हो गया है और यहाँ पर अप्लाई भी हो गया है। तमाम प्रॉपर्टीज लग चुकी हैं। अब देखते हैं ये दिखने में हमने कैसा बनाया है, ठीक है। तो ये बना है, ठीक है। यूएल को मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हैं, और बैकग्राउंड भी मैंने इसको दिया था। यूएल को मैंने प्रॉपर्टी दी अलाइन आइटम सेंटर के ऊपर नीचे से सेंटर में रहे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मतलब जो मैं करना चाह रहा था वो मैंने कर लिया है। और बैकग्राउंड कलर की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एक्वा कलर है, इस एक्वा कलर को मुझे एक प्रॉपर्टी देनी है, और ये कहना है कि एक्वा कलर के अंदर जो दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये और दूसरा ये यूएल, इन दोनों को जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर ले, एक को इस कोने में एक को दूसरे कॉर्नर पर जो है ना वो भेज दे। तो नैव के पास चलते हैं। नैव को यहाँ पर कहते हैं डिस्प्ले के नीचे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब नैव के कलर, बैकग्राउंड कलर जो है, इसको ट्रांसपेरेंट हटाना है हटा दें, ट्रांसपेरेंट करना है ट्रांसपेरेंट कर दें, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पर ये गायब हो गया क्योंकि ये ब्लैक कलर से है, तो हम फिग्मा की फाइल में चलते हैं। फिग्मा की फाइल में ये वाइट कलर से है, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो तकरीबन सारे फॉन्ट वाइट ही हैं। तकरीबन सारे फॉन्ट वाइट ही हैं। तो एक काम करते हैं, जब सारे फॉन्ट वाइट कलर से ही है तो हम एक ऐसी फाइल में ये चीज़ लिखते हैं जो ये इन सबों पर अप्लाई करे। जैसे कि ऐप के अंदर जो पेज डॉट टी एस एक्स है, जिसके अंदर मैं ये हेडर चला रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं।
कि भाई फॉन्ट कलर को वाइट कर लो, है ना, यहाँ पर लिखना बेहतर होगा। तो इस फ्रैगमेंट को एक डिव बना देते हैं और इससे एक देते हैं क्लास नेम। अच्छा सॉरी, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं अभी पेज डॉट टीएसएक्स के लिए जो क्लास नेम देके सीएसएस लिखना चाह रहे हैं, असल में ये वाला पेज डॉट टीएसएक्स जो है वो तो लेआउट के अंदर जाता है, और लेआउट जो है वो ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है ग्लोबल डॉट सीएसएस से। तो मुझे क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ लिखने की। तो मैं इसको फ्रेगमेंट ही रहने देता हूँ और सिंपल ग्लोबल डॉट सीएसएस में जाते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं बॉडी, और बॉडी को कह देते हैं कि कलर को वाइट कर दें। अब टेक्स्ट के तमाम कलर्स वाइट हो जाएंगे, देखें। तो ग्लोबल डॉट सी ए, अच्छा अब इसके ऊपर होवर भी है। यहाँ पर एक होवर जब आप करते हैं ना तो यही वाला जो कलर है वो आ जाता है नैव लिंक के ऊपर। तो मॉड्यूल डॉट सी एस एस में वापस आ जाएं, यहाँ पर आप आ जाएं एल आई एस के ऊपर, नैव यू एल एल आई, इसके अंदर आप लगा दें नेस्टिंग सी एस एस। यहाँ पर आप होवर करें और होवर के अंदर आप लिख दें कि भाई इसके फॉन्ट का जो कलर है ना उसको वेरिएबल लोगो कलर यूज हो जाए यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये उसके ऊपर अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। एक दफ़ा रिफ्रेश किया तो देखें, ठीक है वैसे ही बन गया बिल्कुल जैसा ये है यहाँ पर। देखें आपने ये कर लिया ना HTML टू डिज़ाइन, और अपनी आपने उसको वेबसाइट को कैप्चर पेज कर लिया, तो उसने एक फ़ाइल डाउनलोड करके आपको दे दी होगी। अब वो जो फाइल डाउनलोड करके आपको दी है वो आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में आया होगा, कंप्यूटर के डाउनलोड्स के फोल्डर में। उसको जब आप डायरेक्ट यहाँ पर लाकर इसको देंगे ना तो वो क्या करेगा, वो इसको मना करेगा, ठीक है, इस तरीके से वो नहीं करेगा। तो आप क्या करें, अपने फिग्मा के उसमें आ जाएं, यहाँ पर जो फिग्मा का आइकन बना हुआ है छोटा सा मेन मेन्यू, इसको क्लिक करें और आप आ जाएं प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो मैनेज प्लगइन लिखा आएगा। इस मैनेज प्लगइन में आने के बाद आप यहाँ पर लिखें HTML टू डिज़ाइन। ठीक है, यही सेम जो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड किया है इसका प्लगइन भी यही है फिग्मा के लिए। तो HTML टू डिज़ाइन आप लिखकर उसे रन कर दें। जब आप रन कर देंगे ये थोड़ा सा खुलने में टाइम लेगा, फिर रन होगा। तो उसके बाद इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये खुलने के बाद किस तरह दिखता है। देखिए ये इस तरह आता है खुलने के बाद। अब आप यहाँ पर जो ये ब्राउज का ऑप्शन है ना, इस ब्राउज के ऑप्शन को आप क्लिक करें और डाउनलोड्स में जाकर अपनी फिग्मा की फाइल इसको दे दें। ये फिर आपको दे देगा करके, ये आपको कुछ ऑप्शंस पूछेगा पहले, तो आप उन ऑप्शंस को जो है अनचेक छोड़ के बस आप इसको कहिएगा कि मुझे ये फाइल बना कर दे दे, तो फिर वो दे देगा। ठीक है, चलें तो यहाँ तक हमने कर लिया और नैव बार को भी अपने बना लिया। अब आगे का काम जो है वो करते हैं। तो आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या बनाना है। तो एक सेक्शन है, इस सेक्शन के ये हीरो सेक्शन है। इस हीरो सेक्शन के अंदर हेडिंग है, पैराग्राफ है, बटन है और लोगो है। उसके बाद नीचे एक डिव है, डिव के अंदर कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो ये जो सेक्शन है, क्या मुझे इस सेक्शन के साइज को फॉलो करना चाहिए जो यहाँ पर आ रहा है 617 1366। तो मैं इसके साइज को फॉलो नहीं करूँगा। मैं इसको तो देख पा रहा हूँ कि ये 100% विड्थ में है, मतलब ये जो सेक्शन है इस सेक्शन की विड्थ 100% है। ठीक है, तो विड्थ तो मुझे समझ आती है ना 100% है, हाइट का मसला है। अब हाइट ये कह रहा है कि 617 इसकी फिक्स हाइट है, तो मैं हाइट फिक्स नहीं दूंगा। मैं इसके कंटेंट के हिसाब से 617 लेकर आ जाऊं, वो एक अलग बात है। कैसे लेकर आऊंगा, जब ये जो H1 है, इस H1 को मार्जिन टॉप दिया हुआ है कुछ, ये मार्जिन टॉप H1 को जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हाय आई एम अहमद
एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, ये जो लिखा आ रहा है ये एक बॉक्स के अंदर बंद है। और ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये वाई एक्सिस यहाँ पर बता रहे हैं, देखें 119.5। ये जो वाई की पोजीशन है ये मार्जिन टॉप है। तो मार्जिन टॉप दे दूंगा, फॉन्ट के साइज को दे दूंगा, उसके नीचे पैराग्राफ बनाऊंगा, उसके नीचे बटन, फिर ये लोगो डेव, फिर इसके मार्जिन बॉटम को देकर कंटेंट को बनाऊंगा। इसको पहले से फिक्स हाइट नहीं दूंगा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। इसको फिक्स हाइट पहले से नहीं दूंगा, कंटेंट को बनाते जाऊंगा ताकि वो हाइट फिक्स हो जाए। अब जो है बनाते हैं इसको, ठीक है, हीरो सेक्शन की बारी है। तो हेडर को हम बंद कर देते हैं, इस हेडर को भी बंद कर देते हैं, और ग्लोबल डॉट सी एस एस और फॉन्ट को रहने देते हैं, ये हो सकता है हमें काम आए। अच्छा, अब मैं आ गया अपने पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल में, इसके नीचे मैं बनाता हूँ एक हीरो सेक्शन। अब जो ये हीरो सेक्शन है, इससे चला तो दिया है हमने, लेकिन इसे बनाते भी हैं, तो इसके नाम को कॉपी करें, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर आकर एक फोल्डर बनाएं, यहाँ पर इसका नाम रखें हीरो डैश सेक्शन, एंटर। अब ये जो हीरो सेक्शन का फोल्डर है इसके अंदर एक फाइल बनाएं, हीरो सेक्शन डॉट टी एस एक्स आर एफ सी ई करें, और हीरो सेक्शन की जो फाइल है इसको एक सी एस एस भी देनी है आपको, तो हीरो सेक्शन के नाम को लिखकर मॉड्यूल डॉट सी एस एस लिख दें, ठीक है। अब जो यहाँ पर आपने सी एस एस बनाई है इसको आप हीरो सेक्शन के कंपोनेंट में आकर कनेक्ट करा लें, कैसे, इंपोर्ट करें इस स्टाइल्स को फ्रॉम हीरो सेक्शन मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ठीक हो गया। अब जो है ये हीरो सेक्शन जो आपने लिखा है इसको यहाँ से मिटा दें, ये जो दोनों डिव्स आपने लिखे हैं इन डिव्स को मिटा दें, फ्रैगमेंट बना दें, और यहाँ पर आकर आप एक सेक्शन का टैग ले लें। सेक्शन के टैग को क्लास नेम दे देते हैं, और इस क्लास नेम में यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल्स डॉट हीरो। अब ये जो हीरो है इस हीरो को टारगेट कहाँ पर करना है, इसकी सी एस एस की फाइल में। इसको मैंने अभी क्या बोला कि विड्थ मैं दूंगा 100%, विड्थ 100%। और इसकी जो हाइट होगी वो मैं नहीं दूंगा, कंटेंट के हिसाब से हाइट जो है वो आती जाएगी। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना है हमें, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्लोबल डॉट सी एस एस में जो वेरिएबल बनाया है ना, बैकग्राउंड ब्लैक के नाम से, इसको कॉपी कर लें, और यहाँ पर आकर आप बैकग्राउंड कलर में वार के फंक्शन के अंदर ये दे दें, बैकग्राउंड कलर भी हो गया। अब जो है आपको इसके अंदर के कंटेंट को देखना है, तो जैसे ही आप फिग्मा की फाइल में आ जाएं तो आपको इसके अंदर का कंटेंट पता है बिल्कुल सेंटर में मिलता है। मतलब अगर ये जो इसके सेंटर पोजीशन देखूँ ना मैं, तो ये इसका बिल्कुल सेंटर पोजीशन है। तो जब सारी चीज़ें सेंटर में ही हैं तो इसको हम प्रॉपर्टी दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि जो भी टेक्स्ट है जो भी चीज़ें हैं वो सेंटर, बटन बटन जो भी है वो सेंटर में है, ठीक है। अब जो है अब इसके साथ क्या करना है, तो अब इसके साथ ये करना है कि विड्थ दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, और टेक्स्ट को बोल दिया कि सेंटर में है, बस इतना काफ़ी है। बनकर कुछ अभी हमें नज़र नहीं आने वाला, रुकें, ये हेडर के अंदर जो है वो एक्स इंपोर्ट का यहाँ से एरर है, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक हो गया। अब अपनी इस फाइल के अंदर आकर इससे चलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इस हेडिंग को, तो इस हेडिंग को मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस हेडिंग को डबल क्लिक किया तो एक बॉक्स बनकर आ गया, आई एम तायमद के नाम से और आई एम फ्रंट एंड डेवलपर के नाम से। अभी ये आपको एक डॉटेड लाइन भी ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। तो आप पता है आप ये करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर सीखा था हेडर में, ये तो पकड़ा हुआ है ना आपने, तभी तो बॉक्स नजर आ रहा है। आप अपने ऑल्ट के बटन को प्रेस करके रखें, और अपने ऑल्ट के बटन को इस हीरो सेक्शन वाले डिव में लेकर जाएं। तो देखिए क्या बता रहे हैं, 119.5 बता रहे हैं। 119.5 जो है ये मार्जिन टॉप है। तो आप आ जाएं अपने हीरो सेक्शन के अंदर, हीरो सेक्शन को ओपन करें, इसके अंदर आप एक H1 बनाएं। H1 के अंदर कंटेंट क्या आएगा, H1 के अंदर ये वाला कंटेंट आएगा पूरा। डबल क्लिक करें, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर इससे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब देखें जिसका
देखें, जिसका कलर चेंज हुआ हुआ है ना, जैसे कि कलर चेंज हुआ हुआ है अभी, ताहा अहमद का कलर चेंज है, तो इसको इस पैन के अंदर रख देते हैं। हाथ के हाथ ये काम कर लेते हैं। ताहा अहमद को यहाँ से कट करते हैं, इस पैन बनाते हैं और इस पैन के अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब देखें, एक चीज और करता हूं मैं, इसको ऊपर वाली लाइन में वापस लेकर आए, और यहाँ पर आप इससे पहले एक लगाएं बी आर का टैग। बी आर क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। अब इसको अगर मैं फॉर्मेट करके आपको दिखाऊं ना, तो ये फॉर्मेट करके कुछ इस तरीके से आ जाता है। इस पेन के अंदर ताहा अहमद आ गया, बी आर के अंदर ये वाली लाइन आ गई। ये वाली लाइन बी आर की वजह से नीचे आ जाएगी। इस पेन के अंदर जो ताहा अहमद आ रहा है उसका कलर हमें चेंज करना है, इसलिए इस पेन के अंदर रखा है। और बाकी ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो इसी तरीके से आ रहा है। अभी ताहा अहमद के कलर को चेंज कर देते हैं हाथ के हाथ, ठीक है। और H1 की भी चीज़ें यहाँ से टाइपोग्राफी से देखते हैं, फॉन्ट साइज क्या है, इसके अंदर क्या अप्लाई होने हैं। तो फिग्मा की फाइल में चलते हैं। किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लें, टाइपोग्राफी में आ जाए यहाँ से। टाइपोग्राफी में देखें वो इंटर फॉन्ट बता रहे हैं। तो इंटर फॉन्ट जो है, आप इसको इंपोर्ट कर लें, फॉन्ट में जाएं, इंटर फॉन्ट को यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर आकर आपके पूरे सेक्शन में ही शायद ये इंटर फॉन्ट ही है। बिल्कुल पूरे सेक्शन में इंटर फॉन्ट ही है, तो आप दे दें अपने सेक्शन को ही दे दें ये इंटर फॉन्ट। अब इंटर फॉन्ट कैसे देंगे इसे, देखें, यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है इसको आप एक ब्रैकेट में रखें। इससे पहले आप एक डॉलर साइन लगाएं, और इस डॉलर साइन करली ब्रैकेट पूरे को बैक टिक करें। यहाँ पर आप लिखें एंटर फॉन्ट, जो मैंने वहां से नाम कॉपी किया था, डॉट क्लास नेम। अब ये इंपोर्ट का एरर दे रहा है, ये इंपोर्ट हमें करके खुद ही दे देगा, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर जो भी आएगा वो इंटर फॉन्ट को ही फॉलो करते हुए आएगा। ये इसका साइज है, इसको कॉपी करते हैं और हीरो के H1 को टारगेट करते हैं। हीरो के H1 को टारगेट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मार्जिन टॉप लिखना है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर से साइज लेता है। तो साइज है 119.5, ठीक है। ऑल्ट के बटन से मैंने देखा है, मार्जिन टॉप 119.5 पिक्सल। तो ये जो है, ये इसको रैम में कन्वर्ट कर दिया मैंने सेलेक्ट करके। अब फॉन्ट साइज की बारी है। फॉन्ट के साइज को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है दोबारा से, यहाँ 30.38 है, तो यहाँ पर आप दे दें 30.38, और इससे पिक्सल में कन्वर्ट करके पिक्सल लिखकर रैम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। फॉन्ट साइज भी दे दिया। अब बारी है, रेगुलर है तो हमें फॉन्ट वेट को देने की ज़रूरत नहीं है। लाइन की हाइट कितनी, लाइन की हाइट 48 है, ठीक है। तो लाइन की हाइट 48 दे देते हैं। लाइन हाइट 48 पिक्सल दे देते हैं और इसे रैम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें दे दी। अब हम देखते हैं कि, अच्छा नहीं, एक स्पैन भी है इसके अंदर ना, देखेंगे अभी। अभी फिलहाल स्पैन को भी टारगेट कर लेते हैं हाथ के हाथ। H1 के अंदर है स्पैन, तो स्पैन को आप यहाँ से टारगेट करके ये कह सकते हैं कि जो कलर है वो वेरिएबल वाला कलर यूज करे, जिसका नाम है लोगो कलर। लोगो कलर को यूज कर ले, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने क्या बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये इस तरह आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हम करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये नजर आ रहा है आई एम और ताहा के बीच में स्पेस नहीं है, मिले हुए हैं ये दोनों। तो स्पेस किस तरह क्रिएट करेंगे, अच्छा मैंने ये यहाँ पर, सही है सही है, ऐसा लिखना था ना तभी वो आएगा। चलें, ये तो हो गया सही। स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे आपको मैं वो बताता हूँ। ये आई एम और जो ये ताहा अहमद है, इसको ये स्पेस काउंट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आप लगा दें एक करली ब्रैकेट, यहाँ पर डबल कोट लगाकर उसके अंदर दे दें आप एक स्पेस, ऐसे। अब ये स्पेस यहाँ पर काउंट कर लेगा, हाई आई एम ताहा अहमद, आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर। तो मेरे ख्याल से इसका जो आई है वो भी ब्राउन कलर में। तो इस आई को भी आपको यही करना है, आई को कट कर लें। आप यहाँ पर एक लगाएं स्पैन, इस पेन के
एक सेकंड रुके, स्पैन के टैग के अंदर आई को रख दें। अब वो जो आई है ना वो भी यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, आई में गैप नहीं है, तो यहाँ पर ये गैप क्यों ले रहा है, इससे मिला देते हैं इसके साथ। ठीक है, आई एम फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक हो गया। अब ये जो हमने इसको बोला है ना मार्जिन टॉप, ये मार्जिन टॉप क्या कर रहा है, मेरे डिफ को ही नीचे लेकर आ जा रहे हैं, H1 हटा देते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप हटा देते हैं, 119.5 था ये, बिल्कुल मार्जिन टॉप हटा देते हैं। और हीरो को कह देते हैं कि वो पैडिंग ले ले, पैडिंग टॉप ऊपर से छोड़ के बनाए इतना 119.5 पिक्सल। और इससे आप रैम में कन्वर्ट कर दें। देखें अब हो गया ना ये सही। अब इसके बाद जो है इसके नीचे का कंटेंट देखते हैं, तो नीचे का जो कंटेंट है वो है ये वाला पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को मैंने डबल क्लिक किया है, बाहर दोबारा से क्लिक करके यहाँ से ऊपर ऑल्ट के बटन को दबाकर, ऑल्ट के बटन को दबाकर मैं ऊपर वाले डिव, इस हेडिंग के पास जैसे ही जाऊंगा तो वो मुझे बता देगा कि 20 मिलीमीटर, 20 पिक्सल का गैप है, इसके और उसके दरमियान 20 पिक्सल का गैप है। तो हमें ये करना है कि इसे याद रखना है 20 पिक्सल को, और इसके कंटेंट को कॉपी कर लिया हमने। आ जाते हैं यहाँ पर हीरो के अंदर, H1 के नीचे एक पैराग्राफ लगाते हैं। पैराग्राफ के अंदर ये पूरा कंटेंट यहाँ पर मैं रख देता हूँ। सबसे पहले इसको स्पैन लगाते हैं, ठीक है, स्पैन को ढूंढते हैं क्या क्या चीज़ इसके अंदर कलर वाली हैं। तो रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, ठीक है, ये है रिएक्ट जेएस, इससे यहाँ से कट करें, एक स्पैन के अंदर रख दें। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। नीचे वाली लाइन में कर देते हैं इसे। नेक्स्ट जेएस को भी नीचे वाली लाइन में करके कट करें, एक स्पैन के अंदर रख दें, ठीक है। और मेरे ख्याल से रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस के बीच में जो ये एंड है ना, ये एंड जो है इससे, ये इससे मिलकर आ जाएगा, इसको स्पेस देना पड़ेगा हमें। तो और एंड, बिल्कुल ये इससे मिलकर आ गया, इसे स्पेस देते हैं। तो स्पेस किस तरह देंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देते हैं, डबल कोट के अंदर एक स्पेस दे देते हैं। रिएक्ट जेएस से पहले जो विड्थ है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो विड्थ के बाद डबल कोट और स्पेस दे दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें आई लव फ्रंट एंड डेवलपमेंट से हमें इसको ब्रेक देना है, तो लाइन ब्रेक देते हैं, BR का टैग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब जो है रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जो है ये दोनों, अब इन दोनों ने अपने कलर चेंज चेंज नहीं किया। हो जाना चाहिए था चेंज, क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने CSS में स्पैन से पहले H1 लिखा हुआ है कि H1 के अंदर जो स्पैन है ना सिर्फ उसका कलर चेंज करो, H1 हटा दें। अब हीरो सेक्शन के अंदर जितने स्पैन है उस सब का कलर चेंज कर देगा ये, देखें हो गया ना कलर चेंज, रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस। अब इन दोनों के दरमियान 20 पिक्सल का गैप था, तो अब वो कैसे करेंगे, उसको भी करना बहुत आसान है। यहाँ पर आप लिखें हीरो के अंदर जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के मार्जिन टॉप को 20 पिक्सल रखना है। या आप इस तरह कर लें, या अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, पैडिंग टॉप जो है वो पैडिंग टॉप ले लेगा ऊपर से, वो H1 को नीचे भेज देगा, और उसके बाद फिर ये मार्जिन टॉप जो है वो हमारे उसको नीचे भेज देगा, ठीक है। तो देखें ये बिल्कुल बन गया वैसे ही जैसे हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अच्छा देखें, तो आपने यहाँ तक कर लिया। अब जो है आगे चलते हैं, तो फिग्मा के ऊपर जब मैं आता हूँ तो इसी तरह अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर बटन है, और ये जो बटन है जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ऑल्ट के बटन को जब मैं प्रेस करके रखता हूँ और बाहर निकलता हूँ अपने माउस को लेकर ऊपर वाले पैराग्राफ पर जाता हूँ, तो मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि 32.5, 32.5 जो है वो मार्जिन टॉप है इसके अंदर, ठीक है। तो आप आ जाए यहाँ पर। अब ये जो बटन है ना, ये बटन तीन जगहों पर यूज़ हो रहे हैं।
अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं, एक बटन यहाँ पर यूज हो रहा है, एक ये बटन यहाँ पर यूज हो रहा है, और एक ये बटन जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। तो तीन जगहों पर यूज हो रहा है, तो कंपोनेंट बनाकर करेंगे। यही रूल है ना कि अगर रिपीटेशन हो रही है किसी चीज की, तो क्या करेंगे, कंपोनेंट बना देंगे। तो हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अब इसको कंपोनेंट किस तरह बनाए, तो पैराग्राफ के नीचे है ना ये बटन, तो यहाँ पर आकर पैराग्राफ के नीचे आप कैपिटल से लेकर इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में बंद कर यहाँ पर चला दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जो ये मैंने बनाया है, इसके नाम को कॉपी करें, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर आकर आप एक न्यू फोल्डर बनाएं। यहाँ पर आप लिखें बटन। अब बटन के फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल ले लें, button.tsx। बटन के फोल्डर के अंदर दोबारा राइट क्लिक करके button.module.css कर दें। अब बटन की बारी, ठीक है, तो बटन के इसमें आकर RFCE करें, और यहाँ से बटन को मिटाएं। डिव्स जो यहाँ पर आपने बनाए, इन दोनों को मिटा के फ्रैगमेंट कर दें, और इसको ओपन करके यहाँ पर इसको बटन दे दें। ठीक है, अब जो है मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके CSS को कनेक्ट करना है। तो कैसे करूँगा, इंपोर्ट किया स्टाइल्स फ्रॉम button.module.css। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर तीन देखें, तीन जगहों पर बटन तो यूज हो रहे हैं, यहाँ पर कंटेंट लेकिन चेंज है। हायर मी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कांटेक्ट मी लिखा है, और नीचे कुछ और लिखा होगा, नीचे यहाँ पर सेंड मैसेज लिखा है। तो बटन तो सही है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो डायनामिक है, वो चेंज हो रहा है। तो अब उसको कैसे करें, तो उसको करने का तरीका ये है कि आप प्रॉप्स के अंदर दे दें, वो जहाँ पर ये बटन चलाया जा रहा है। जैसे कि ये बटन चलाया है आपने हीरो सेक्शन के अंदर, हीरो सेक्शन में वापस आए, यहाँ पर बटन को आपने चलाया है ना इस कंपोनेंट को, यहाँ पर आप एक इसका प्रॉप्स दे दें। मैं टेक्स्ट के नाम से दे दे रहा हूँ प्रॉप, और यहाँ पर आप लिख दें हायर मी। मी का एम कैपिटल है शायद, बिल्कुल, हायर मी। ठीक है, इसको इंपोर्ट भी कर लें, ये एरर भी चला जाएगा यहाँ से। अब ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट ये प्रॉप्स पास किया आपने, आप समझ पा रहे हैं, ये प्रॉप्स पास किया आपने, ये कंपोनेंट में आप आ गए। अब यहाँ पर आप इस प्रॉप्स को यूज करें, यहाँ पर आप लिखें PROPS प्रॉप्स, इसकी डाटा टाइप डिफाइन करें कि प्रॉप्स क्या है। प्रॉप्स एक ये इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है। प्रॉप्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, और टेक्स्ट के अंदर आने वाली चीज जो है वो स्ट्रिंग में आ रही है। तो ये आपने डाटा टाइप में बता दिया। आप अगर चाहें आदत बना लें, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अभी जब Next.js 15 आया है ना, तो इसमें जो डायनामिक राउट है, डायनामिक राउट के अंदर जो है ना वो बड़ी ये ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप डी स्ट्रक्चर यहाँ पर ही कर लें। जैसे कि देखें, कॉन्स्ट करली ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर आप लिखें टेक्स्ट, और ये बता दें कि भाई किसके अंदर से निकालना है, प्रॉप्स के अंदर से टेक्स्ट को बाहर निकाल दिया। अब बटन के अंदर लिख देंगे, पहले आप लिखते थे प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, अब लिखने की प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ टेक्स्ट लिखेंगे तो तब भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर लिया। तो चलें, ये तो हो गया। ठीक है, अब ये आपने ये कर लिया, अब इसको कनेक्ट करा दें CSS से। यहाँ पर क्लास नेम, यहाँ पर दें आप स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल, नहीं, यहाँ पर आप दें इसको बटन, स्टाइल डॉट बटन। ठीक है, अब जो ये बटन आपने क्लास बनाई है, इसके बटन के इसके अंदर आ जाएं, और यहाँ पर जो है बटन को टारगेट करें। अब इसके अंदर की चीज़ें हम देखते हैं एक एक करके, तो इसे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक किया हमने, अब जो है देखें यहाँ पर ये पैडिंग बता रहे हैं। अगर मैं डबल क्लिक दोबारा से करूँ, इसके अंदर की पैडिंग किस तरीके से देखूंगा मैं यहाँ पर जो ये टेक्स्ट का कंटेंट है, इस कंटेंट को पहले पकड़ता हूँ, फिर ऑल्ट के बटन को दबाकर बाहर निकलता हूँ। देखें, अब ये बता रहे कि साइडों से कितना 48 ऊपर से 10.5 पैडिंग। ये पैडिंग ही तो चाहिए थी मुझे, मैं बटन को साइज थोड़ी दूंगा, मैं सिर्फ पैडिंग से कंट्रोल करूंगा इसका। तो यहाँ पर पैडिंग ऊपर नीचे कितना 10.5, और साइडों में पिक्सल, और साढ़े साइडों में 48 पिक्सल। अब ये जो आपने दिया है, इसको आप क्या करें, इन दोनों को आप
पकड़ के रैम में चेंज कर दें। ठीक है, अब पैडिंग आ गई इसमें। अब आपको देना है इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका वेरिएबल बना लेते हैं। फिग्मा की फाइल में चलते हैं, डबल क्लिक करें यहाँ पर। ये फिल के अंदर जो भी कलर है इसको आप कॉपी करें, वापस आएँ, ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल में जाएं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें। यहाँ पर आप लिखें हाइफन हाइफन बटन कलर, और यहाँ पर हैश के साइन के साथ ये देकर सेमी कॉलन लगा दें। अब ये जो बटन कलर है, इस बटन कलर को यहाँ पर आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप वार का फंक्शन देकर यहाँ पर आप बटन कलर को यूज़ कर लें। अब आपने देखें पता है क्या किया है। अब आपने ये किया है कि आपने एक बटन बना लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। अच्छा, इस बटन में कॉर्नर शार्प है तो इसको रेडियस दे देते हैं। यहाँ पर ही बटन को बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल दे देते हैं। 8 ही पिक्सल है ना? जी, ये कॉर्नर रेडियस 8 पिक्सल है। तो अब देखें ये बटन इस तरह हो गया। अब जो इसके दरमियान गैप है ना, वो गैप मैं बटन को नहीं दूंगा, मैं ऊपर वाले पैराग्राफ को बोलूंगा कि बटन को कितने नीचे रखना है। तो पैराग्राफ को क्लिक करें, क्लिक कर लिया, ऑल्ट के बटन को दबा के बटन के ऊपर रख दें, तो ये बताता है 32.5 का गैप है, 32.5। तो हीरो सेक्शन के इसमें आ जाएं, पैराग्राफ में यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आप लिखें मार्जिन बॉटम 32.5 पिक्सल, इसको रैम में कन्वर्ट कर दें। अब देखें आपका बटन जो है वो हो गया जैसा आप चाह रहे थे ना, उस तरह हो गया। अब इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी देना है। तो होवर इफेक्ट किस तरह देंगे? बटन के कंपोनेंट में आ जाएं, बटन के सी एस एस में आ जाएं, यहाँ पर आप दें नेस्टिंग सी एस एस करके होवर की प्रॉपर्टी, और होवर के ऊपर आपको देना है कलर। अब कलर कहाँ से मिलेगा, कौन सा वाला कलर है, हमें क्या बताओ। तो यहाँ पे कंपोनेंट वो बताते हैं कि कौन सा कलर है, यहाँ पे कंपोनेंट्स बने हुए हैं। तो इसके ऊपर ये बता रहा है कि होवर जो है ना, इस होवर के ऊपर ये कलर है, तो इस कलर के फिल को यहाँ से कॉपी कर लें और ग्लोबल डॉट सी एस एस में आ जाएं। यहाँ पर आप नीचे आके एक वेरिएबल और बना लें, हाइफन हाइफन होवर बटन कलर। ठीक है, अब जो ये होवर बटन कलर है इसके नाम को कॉपी करें और आप आ जाएं यहाँ पर। आप बटन की सी एस एस में यहाँ पर आने के बाद आप दे दें बटन, नहीं सॉरी, कलर, बैकग्राउंड कलर वार, और इसके अंदर आप दे दें ये। ठीक है, अब देखते हैं होवर इफेक्ट इसमें लगा कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, देखें आ गया ना। तो यहाँ तक जो है वो हमने कर लिया, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो आगे जो है वो ये बनाना है आपको। अब ये किस तरीके से बनाएंगे, ये क्या है, ये एक डिव है। सबसे पहले जो आपने ये एक्स्ट्रा वो बनाया है ना, एक्स्ट्रा तो नहीं, ये जो कंपोनेंट बटन का है, अभी हमें इसका कोई काम नहीं है, तो बटन के सी एस एस को बंद करें, बटन के कंपोनेंट को बंद करें, हीरो सेक्शन में आ जाएं वापस। हीरो सेक्शन में बटन के कंपोनेंट के नीचे आकर आप क्या कर दें, यहाँ पर आप एक डिव बनाएं। अब जो ये डिव आपने बनाया है, इस डिव को एक नाम हमें दे देना चाहिए पहले, क्लास नेम। क्लास नेम देकर इससे मैं कहता हूँ स्टाइल्स डॉट लोगो, या सोशल लोगो कर देते हैं, सोशल लोगो। ठीक है, अब जो सोशल आइकन कर देते हैं, सोशल आइकन। ये जो नाम है इस नाम को आप सी एस एस में जाकर कॉपी कर सकते हैं, मतलब टारगेट कर सकते हैं सोशल आइकन को। अब यहाँ पर आपको इसको सेट करना है, तो मुझे ये बताएं, क्या मैं इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से देख लूँ? अगर मैं इसे डबल क्लिक करूँ तो ये बताता है 404 और 52। मुझे बताएं क्या मैं दे दूँ ये हाइट और विड्थ? अच्छा, तो आपने यहाँ तक बना लिया। अब जो है वो इस डिव की बारी है, तो इस डिव को बनाते हैं। ठीक है, तो इस डिव में हमें ये करना है,
अच्छा देखें, तो ये डिव बनाते हैं। इस डिव को मैंने बना लिया है यहाँ पर सोशल आइकन के नाम से। इसको सोशल आइकन डिव नाम देना था मुझे असल में। तो यहाँ पर सोशल आइकन डिव जो ये नाम दिया है, इसको हीरो सेक्शन में जाके इसके नाम को भी सोशल आइकन डिव कर देते हैं। देनी है पैडिंग, तो पैडिंग कितनी थी पैडिंग देख लेते हैं। इससे डबल क्लिक करते हैं, दोबारा से डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से 27 और 11 की पैडिंग है। तो यहाँ पर देते हैं पैडिंग। पैडिंग ऊपर नीचे 11 और लेफ्ट राइट में 27 पिक्सल। ठीक है, इसको पूरे को सेलेक्ट करके ऑल्ट जी का बटन दबा दिया तो ये रैम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है, आप इसके अंदर पहले से चीज़ें लिख लें, जैसे कि क्या, डिस्प्ले को फ्लेक्स करना। और ये एक ही लाइन में कर देगा सारे जो भी आने वाले हैं इसके अंदर। अभी तो हमने आइकन्स रखे नहीं है, लेकिन जब आइकन आएंगे तो एक ही लाइन के अंदर आएंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब उसके बीच का जो गैप है ना, वो अभी हाथ के हाथ ही मेंटेन कर दें आप। ये क्या है, गैप 50 का है। तो यहाँ पर लिखते हैं गैप 50 पिक्सल। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर लिखें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और यहाँ पर आप लिखें अलाइन आइटम सेंटर। अच्छा, ऊपर नीचे से बीच में हो गया जस्टिफाई कंटेंट, इसके गैप को मेंटेन करके इक्वल गैप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। गैप 50 है। पैडिंग हमने दे दी है। डिस्प्ले फ्लैग्स हमने कर दिया। इसके बैकग्राउंड कलर को भी हम यहाँ पर दे देते हैं। जो जो पॉसिबल चीज़ें हम दे सकते हैं ना, वो यहाँ पर हम अभी के अभी दे ही देते हैं। तो इसके कलर को अगर आप डबल क्लिक करें, तो ये कलर है 27D वाला कलर है। ग्लोबल डॉट सी एस एस में चलते हैं। यहाँ पर 27D है लोगो कलर। इस लोगो कलर के नाम को कॉपी करें और वापस आ जाएं। वापस आके इस वेरिएबल में पेस्ट कर दें। ठीक है, अब तकरीबन चीज़ें जो जो देनी थी वो हम दे चुके हैं इसमें। अपने डिफ को हमने रेडी कर दिया है। हाँ, इसके अंदर हमने वो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, बॉर्डर रेडियस नहीं दिया है। वो 52 बता रहे हैं, ये इसकी जो हाइट है 52 की हाइट है इसकी। तो ये जो 52 की हाइट है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करके हम दे सकते हैं वैसे। 52 डिवाइडेड बाय 2 करके 26। यहाँ पर मैं कर देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर रेडियस 26 पिक्सल। इससे इसे भी यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं, और पिक्सल ये गैप वाला जो है इससे भी रैम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बिना देखे बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने लिख ली है। अब चलते हैं देखते हैं कि क्या बनाया। तो ये डिव है। ये डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। ठीक है, और क्योंकि वो डिव है, जाहिर है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो पूरे की पूरे विड्थ में क्या होता है, फैल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। वो ये है कि पहले हम इसके अंदर कंटेंट रखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अभी इस तरह ही रहने दें डिव को। अभी हम आते हैं अपने फेसबुक के पास। फेसबुक को जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो 30 बाय 30 का साइज बताता है ये। ठीक है, हमें साइज भी मिल गया इसका। रिएक्ट आइकन में आ जाएं। रिएक्ट आइकन में आने के बाद जो है, अब यहाँ पर मैं आपको लिंक दे देता हूँ। रिएक्ट आइकन का जो लिंक है वो लेगेसी पेयर के साथ आप डाउनलोड कीजिएगा। npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन डैश डैश सेव लेगेसी पेयर। इसको कॉपी करके मैं आपको ये जूम के चैट में दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये लिंक मैंने दे दिया, इसको कॉपी करके आप भी अपने टर्मिनल में पेस्ट कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और अपने टर्मिनल में जाकर पहले इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ओपन करें एक नया कमांड प्रॉम्प्ट, और इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आकर आप इसे पेस्ट करके इसे डाउनलोड करें। सबसे पहले ये इंस्टॉलेशन हो जाए, उसके बाद हम रिएक्ट के आइकन्स को जो है वो उठाते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई। अब हम चलते हैं रिएक्ट के आइकन वाले वेबसाइट पर। यहाँ पर कॉर्नर पर जो ये सर्च की जगह है, यहाँ पर फेसबुक लिखता हूँ मैं। और पहला वाला जो ये फेसबुक है, इससे यहाँ से इसके इंपोर्ट टैग को उठाता हूँ और हीरो सेक्शन में आकर ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और सोशल आइकन डिव वाले डिव को ओपन करते हैं और यहाँ पर इसे चला देते हैं। ठीक है, चला दिया। अब फेसबुक के बाद क्या है, फिग्मा में देखें ट्विटर है। तो यहाँ से आप आ जाएं, यहाँ पर आकर आप ट्विटर लिखें। ये जो है, इस एक्स को उठा लेते हैं और यहाँ पर इम्पोर्ट को कॉपी करना है हमें। ऊपर यहाँ पर हमें इम्पोर्ट देना है, और इसके टैग को यहाँ से कॉपी करना है और इसके टैग को यहाँ पर चला देना है।
अच्छा, अब ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम होगा। इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम, यहाँ से हम इसे क्लिक करते हैं, इसके इम्पोर्ट को कॉपी करते हैं, इम्पोर्ट को जो है वो हम यहाँ पर दे देते हैं, और इससे कॉपी करके यहाँ पर इसे चला देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम है। तो व्हाट्सएप, यहाँ से ये वाला व्हाट्सएप ले लेते हैं, इसके इंपोर्ट को कॉपी कर लें, ऊपर जाकर इंपोर्ट यहाँ पर दे दें, और इसके इस टैग को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर चला दें। व्हाट्सएप के बाद है टेलीग्राम। तो यहाँ पर टेलीग्राम को आप यहाँ से क्लिक करें, इससे इसके इंपोर्ट को कॉपी करें, ऊपर जाएं, यहाँ पर इंपोर्ट को पेस्ट करके इसके टैग को कॉपी करें, और यहाँ नीचे आके इसके टैग को चला दें। अब ये सारे टैग आपने लगा लिए, अब ये दिखने में किस तरह है ये हम अपनी वेबसाइट में चल कर देखते हैं। तो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर देखें, फेसबुक यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम सारे आ गए। अब इनको सेट करते हैं। इसको सेट करने का क्या तरीका है? सेट करने का तरीका ये है कि इसके साइज हमने देख लिए पहले ही। तो देखें, सबको एक साथ साइज दूंगा मैं। यहाँ पर आता हूँ, ऑल्ट के बटन को क्लिक करता हूँ, नीचे वाले इसमें टैग में क्लिक करते हैं, ऑल्ट का बटन मैंने दबाया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं साइज, और साइज को दे देते हैं 30। अच्छा, अब इसके बाद जो है मुझे कलर भी देना है, क्योंकि वो वाइट कलर से आ रहा है और हमारा वाला ब्लैक है। तो इसको 30 को दोबारा से सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, अब राइट एरो की को प्रेस करके एक दफ़ा यहाँ पर आगे आकर यहाँ से आप दे दें कलर, कलर, और कलर यहाँ पर रख दें आप ब्लैक। ठीक है, आपने इन सबों को साइज दे दिया। अब देखें यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, मैंने आपको पहले क्या बोला, कि मैं इस डिव को क्या नहीं करूँगा, साइज नहीं दूंगा। मैंने पैडिंग दी है, अंदर के कंटेंट से मैंने इसको सेट करने की कोशिश की है। अभी भी मैं इसको साइज नहीं दूंगा, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये इस तरह फैला हुआ है पूरे इसमें, मेरी बॉडी के विड्थ में। और यहाँ प्रॉब्लम आप अगर आप समझ सकते हैं तो फिर आपको समझ आएगी कि डिस्प्ले फ्लेक्स को अगर मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूं, तो इनलाइन ब्लॉक करने से यहाँ पर ये हो जाएगा। इनलाइन ब्लॉक करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर, जैसे कि आपके माइंड में आएगा ना कि फ्लेक्स के डायरेक्शन को रॉ कर दूं, F5, तो आप ये देखेंगे एक तो ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक हुआ, तो बटन के साथ में आकर यहाँ पर जो है ये खड़ा हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये बटन है, उसके बाद यहाँ पर आकर ये इस तरीके से यहाँ पर चल गया। ब्लॉक एलिमेंट तो नई लाइन में बनता है ना, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट तो अपने आप को पुराने वाले एलिमेंट के साथ ही, उसके साथ आके वो बन जाता है। यही किया है इसने। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ का तो हमें कोई काम है नहीं, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, इसको यहाँ से हटा दें। और क्यों ही काम करेगा? गैप फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज फ्लेक्स की हैं वो फ्लेक्स के साथ काम करेंगे ना। तो यहाँ पर अब अगर मैं इसको फ्लेक्स करूंगा तो ये वापस से ऐसे हो जाएगा। तो इसको करना है मुझे छोटा, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है कि डिफ को इनलाइन ब्लॉक कर दे और अंदर की चीजों को फ्लेक्स कर दे। मतलब एक ही प्रॉपर्टी में दोनों काम। डिफ को क्या करेगा, इनलाइन ब्लॉक, और अंदर उसके डिफ के अंदर की चीजों को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देगा। इनलाइन फ्लेक्स से ये होता है। तो जब आप इनलाइन फ्लेक्स देखेंगे तो देखेंगे इस तरीके से नीचे आ गया। तो अब यहाँ पर ये वाली जो प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि देखें, मैं, आप मुझे बताएं इसको मैं कैसे करूं ऊपर नीचे। अब हीरो से ये आपस में यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ आ गए ना, इनको अलग करने का तरीका ये हुआ है कि या आप बटन के पास जो है, बटन को भी आप कह सकते हैं ना कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट हो जाए। ट्राई, आपने आपने कभी ट्राई किया है ऐसे?
बटन को बोल के कि वो ब्लॉक हो जाए, करिएगा भी मत क्योंकि ये कंपोनेंट है। और कंपोनेंट जो है ना वो यहाँ तो सेंटर में चल रहा है, यहाँ तो आपके सेंटर में है, लेकिन जो बाकी की चीज़ है ना वहाँ पर सेंटर में नहीं है। तो बटन को हम इस तरीके से नहीं बोल सकते डायरेक्टली, वरना वो यहाँ पर भी इसके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो बटन क्योंकि हमारा एक कंपोनेंट है ना, तो इसका सेकंड अप्रोच ये होगा करने का कि जो मेरा हीरो सेक्शन है, इस हीरो सेक्शन को ही हम करते हैं। तो हीरो सेक्शन के पास मैं जाता हूँ, सेक्शन है, इसका नाम मैंने दिया हीरो। सीएसएस में हीरो को ढूंढते हैं, ये है। इससे मैं कहता हूँ डिस्प्ले को फ्लेक्स कर ले, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलन कर ले। अब ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। देखें अब बटन के साथ क्या हुआ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो है आपको ये करना है कि बटन को कहना है, यहाँ पर बटन के पास आप जाएं, बटन के सीएसएस में जाएं। बटन के सीएसएस में इसको आप कह दें कि भाई ये डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर ले, ये जितना है उतना ही रहे। और इससे आप कह दें कि ये मार्जिन ऑटो भी ले साथ में। सर हम इन्हें विद क्यों नहीं दे सकते? विड्थ मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अंदर का जो कंटेंट है वो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। हायर में लिखा हुआ है, फिर सेंड मैसेज आ जाएगा अंदर के कंटेंट में, फिर कुछ और आ जाएगा। तो मुझे इसको पैडिंग से ही चलाना है। देखें अब ये बटन जो है वो अपने हिसाब से सही आ गया है। अब जो है हमें क्या करना है, हमें अब अपने इस डिव को देखना है कि ये डिव जो है वो भी सही हो जाए। तो इस डिव के पास चलते हैं, ये हीरो सेक्शन के अंदर है ये डिव। सोशल आइकन डिव, सोशल आइकन डिव को मुझे ये कहना है कि ये इनलाइन फ्लेक्स कर ले, ये मैंने इससे कहा हुआ है। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लेते हैं। अच्छा, डिस्प्ले को मैंने इनलाइन फ्लेक्स कहा है, जस्टिफाई कंटेंट। और यहाँ पर अगर ये डेव है ना, डेव को तो एक मार्जिन ऑटो भी दे देता हूँ ताकि छोटा होने के बाद ना ये सेंटर में ही रहे। और आ गया ना, हो गया सही, देखें। तो अब जो है गैप को मेंटेन करना है। गैप कैसे मेंटेन होगा, वही जो तरीका है हमारा, ऑल्ट के बटन को प्रेस करके। इस डिव को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑल्ट के बटन को प्रेस करके सही से सेलेक्ट नहीं किया मैंने लगता है। इसको डबल क्लिक, अब सेलेक्ट किया और बटन के पास गया तो ये बता रहा है 50 का गैप है दोनों में। ऊपर वाले बटन को कह सकते हैं हम, या नीचे वाले डिव को भी कह सकते हैं। तो बटन को आप मत दीजिएगा क्योंकि बटन एक कंपोनेंट है, तो हम डिव को ही बोल देते हैं कि ना वो मार्जिन रखे, मार्जिन टॉप रखे 50 पिक्सल। मार्जिन टॉप हो गया 50 पिक्सल। और मार्जिन बॉटम भी अगर आपको देना है तो आप किस तरह देंगे, अपने इस सेक्शन को एक दफ़ा क्लिक करें, ऑल्ट के बटन को प्रेस करके ऊपर वाले डिफ के पास जैसे ही आप माउस रखेंगे तो आपको वो बताता है कि 70 का गैप है। तो मार्जिन बॉटम भी दे दें इसको 70। अब ऊपर और नीचे जैसे फिग्मा में है वैसे हमारी वेबसाइट पर देखते हैं कि देखें यहाँ पर भी हो गया ना, ऊपर और नीचे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन, ये जो डिव है इस डिव को बनाना है, ये वाला जो डिव है। तो इस डिव को बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो डिव है इसको इसके नीचे बनाना है हीरो सेक्शन में। तो इस डिव को नाम देता हूं मैं क्लास नेम।
स्टाइल्स डॉट बॉटम डेफ, चले बॉटम डेफ दे देते हैं, बॉटम इमेज डेफ दे देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। बॉटम इमेज डेफ को यहाँ से हम टारगेट करते हैं, और यहाँ पर आते हैं, इस डेफ की CSS कर लेते हैं थोड़ी सी, जैसे कि ये जो है वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो 100% कर देते हैं विड्थ को। फिर इसके बैकग्राउंड कलर जो है ना, वो उसको आप अगर देखें तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा ऊपर वाले से अलग है, ग्रेइश टाइप का है ये। तो ये जो ग्रेइश टाइप का कलर है, ये आपको मिल जाएगा फिल में यहाँ पर, ये देखें। इस कलर के हेक्स कोड को कॉपी करें, और आप यहाँ पर ग्लोबल डॉट CSS में आके एक बना लें, जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाला जो मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है ना, इसी के नीचे एक वेरिएबल बना लेता हूँ बैकग्राउंड के नाम से, बैकग्राउंड ग्रे के नाम से कर लेते हैं। ठीक है, और इसके नाम को कॉपी कर लेते हैं, और हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी CSS में, हीरो सेक्शन के CSS में। यहाँ पर एक वेरिएबल आप यूज़ कर लें और ये दे दें कलर। ठीक है, अब जो है 100% आपने ये कर लिया, उसके बाद ये कर लिया। अब इसकी पैडिंग्स चेक करें, क्योंकि हाइट तो मैंने आपको बोला, तो मैं हाइट तो मैं दूंगा ही नहीं। तो फिग्मा की फाइल में आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें यहाँ पर। बीच का गैप मिलता है, साइड का भी गैप हमें मिलता है 145, बीच का भी गैप 145। ठीक है, तो 145 ऊपर नीचे से कितना, 8 पिक्सल। ठीक है, तो पैडिंग देते हैं पहले इससे, इससे पैडिंग यहाँ पर मैं देता हूँ ऊपर नीचे से 8 पिक्सल, साइडों से 145 पिक्सल। इन दोनों को सेलेक्ट करके रैम में कन्वर्ट कर दें। अब जो है पैडिंग हमने दे दी, अब इसको कुछ प्रॉपर्टीज और भी दे दें, जैसे कि इसके अंदर इमेजेस जो आएंगे ना, उसको आप कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स में आए, गैप जो हो इनके दरमियान का वो 145 पिक्सल है, तो 145 पिक्सल को भी रैम में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप हमने दे दिया, अब इसको आप दें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यहाँ पर है स्पेस बिटवीन, और इसको ऊपर नीचे से भी सेंटर करें, अलाइन आइटम सेंटर। अच्छा, अब नज़र वैसे कुछ अभी शायद आ भी जाए या ना भी आए, अगर मैं F5 दबाऊँ। हाँ देखें, यहाँ पर बहुत अ, पतली सी यहाँ पर ये आ रही है ना, एक लाइन बनी हुई आ रही है, तो वो ही आपका डिव है। तो अब ये जो डिव है, इसके अंदर इमेजेस हमें लगाने हैं, तो इमेजेस लेकर आते हैं यहाँ पर। इमेज का नेक्स्ट जेएस वाला टैग इमेज, इमेज क्या लेता है, इमेज लेता है SRC का एट्रीब्यूट। SRC के अंदर जैसे ही हम लगा, सबसे पहले क्या लगाना है हमें, बिहेंस लगाना है। सबसे पहले पब्लिक के फोल्डर में जाएं, यहाँ पर behance की इमेज को रीनेम करें, कॉपी करें इसके नाम को, यहाँ पर आकर आप पेस्ट करके PNG लिख दें खुद से। ठीक है, अब ये SRC आपने दे दिया, अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो ऑल्ट को यहाँ पर लिख दें आप, behance पिक्चर लिख दें। अब विड्थ आपको देनी है, तो विड्थ आप दे दें यहाँ पर, विड्थ कितनी देनी है यहाँ से हम देख लेते हैं। इसकी विड्थ क्या है behance की, 156 है। ठीक है, तो विड्थ आप यहाँ पर दे दें 156, और इसकी जो हाइट है वो भी आप दे दें 156। और ये इमेज जो है इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसलिए एरर दे रहा है, तो आप इसे इंपोर्ट करके इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ठीक है, अब ये इंपोर्ट भी हो गया है। अब ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 4 हैं। तो इमेज को पूरे के टैग, ये जो पूरा टैग है, इसको आप 4 दफ़ा कॉपी कर लें। कैसे, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की, 2 3 4। अब उसके बाद क्या है, ड्रिबल है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ड्रिबल है, ड्रिबल को यहाँ पर क्या करें, रीनेम करें और कॉपी करें, सेकंड वाले बिहेंस की जगह यहाँ पर लिख दें। ठीक है, उसके बाद अपवर्क है, तो अपवर्क को यहाँ से रीनेम करें, कॉपी करें, और थर्ड वाले बिहेंस की जगह पर लिख दें। उसके बाद है फ्रीलांसर है, तो यहाँ पर फ्रीलांस के को रीनेम करें, कॉपी करें इसके नाम को, और यहाँ पर फोर्थ वाले में लिख दें। ठीक है, और
ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में भी इनके नाम दे दें तो बेहतर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या बनकर आया है। हो गया ना सही, देखें। ऐसा ही तो है वो भी। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है इस सेक्शन की बारी है। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को बनाते हैं, ठीक है। और इस सेक्शन को हम कहते हैं अबाउट सेक्शन। तो बॉटम सॉरी बटन के मॉड्यूल सीएसएस को बंद करता हूँ। हीरो सेक्शन का काम खत्म है, इससे भी बंद कर देता हूँ। हीरो सेक्शन के कंपोनेंट को भी बंद कर देता हूँ। पेज डॉट टीएसएक्स में वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर जो है अब मैं बना रहा हूँ एक सेक्शन जिसका नाम होगा अबाउट सेक्शन। ठीक है। अब ये जो अबाउट का सेक्शन है, इससे आप कॉपी करें और कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाएं। यहाँ पर आप लिखें अबाउट। अबाउट सेक्शन करते हैं, ज़्यादा बेहतर है, अबाउट हाइफन सेक्शन। ठीक है, फोल्डर का नाम ये मैंने रख दिया। अब जो है इसके अंदर फाइल बनाएं अबाउट डॉट टी एस एक्स की, और एक फाइल बनाएं अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस की। अब इसके अंदर अगर कंपोनेंट बना दें, अबाउट के अंदर आर एफ सी ई करके इसका एक कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ से अबाउट को डिलीट करेंगे, दोनों डिव्स को डिलीट करेंगे, और इसके फ्रैगमेंट को एम्प्टी करके यहाँ पर बनाएंगे एक सेक्शन। और इस सेक्शन को हम देंगे क्लास नेम, और यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल्स डॉट अबाउट। अब ये जो स्टाइल्स है, इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लें। तो इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम अबाउट सेक्शन मॉड्यूल डॉट सी एस एस से। ठीक है, अब ये टारगेट हो जाएगा अबाउट के नाम से। अबाउट के नाम को कॉपी किया, इधर आए, यहाँ पर आकर आपने लिखा डॉट अबाउट, और इससे आपने बोला सबसे पहले कि विड्थ कर ले अपनी 100%। ठीक है। और उसके बाद विड्थ तो कर ही लेगा वो 100%, हाइट हम क्योंकि देंगे नहीं, इसकी पैडिंग को देखते हैं, अगर पैडिंग मिल जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद जो है बैकग्राउंड कलर इसका डिफरेंट है थोड़ा ना, तो बैकग्राउंड कलर को पहले निकाल लेते हैं। फिल देखें, फिल के अंदर से ये रिलेशन को ख़त्म करें, इस दोबारा से इस रिलेशन को ख़त्म करें तो आपको हेक्स कोड मिल जाएगा। तो ये जो हेक्स कोड है, इस हेक्स कोड को कॉपी कर लें, और ये है लाइट ग्रे के नाम से इसको हम बना लेते हैं ग्लोबल डॉट सी एस एस में। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, हाइफन हाइफन बैकग्राउंड। ठीक है, ये जो लाइट ग्रे के नाम से आपने बनाया है, इसको आप कॉपी कर लें और अपने कंपोनेंट में आ जाएं अबाउट सेक्शन के सीएसएस में। यहाँ पर आप आकर इसको बैकग्राउंड कलर दे दें, वेरिएबल वेरिएबल ये दे दें।